बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.3 पढ़ेंगे और टॉपिक 2.3 का हमारे पास नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर 1 इज स्केलर प्रोडक्ट एंड नंबर 2 इज वेक्टर प्रोडक्ट। आज हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट ना। तो अगर हम कोई से दो वेक्टर्स को आप प्रोडक्ट फाइंड करें, मतलब उनको मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन पढ़ती हूँ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर आप कोई से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि उनका प्रोडक्ट फाइंड करो, तो रिजल्ट में अगर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी। वेक्टर के ऊपर ना आप ए और डॉट बी को या बोल्ड करके लिख दो, या इनके ऊपर आप वेक्टर का निशान मस्त लगाए, तो इट इज़ डिफाइन एज ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा। जो ए है ए डॉट बी जो है ना, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, और ये जो ए बी लिखा है ना कॉस थीटा के साथ, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, एंड थीटा जो है हमारे पास एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे लिखा वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल। अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आपको समझाती है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपके पास कोई से दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। सबसे पहले आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को इनको एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट में ले आना है, तो ये आपने इनको जोड़ देना है। ठीक है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट पे जोड़ देना है। अच्छा, ज्वाइन इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि हमारे पास ये जो ए डॉट बी है ना, ये इक्वल आएगा हमारे पास ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास इसी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, और ये जो बी लिखा हुआ है ना प्रोजेक्शन ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास ये वेक्टर बी एंड हो रहा है ना, वहाँ पे आपने एक डॉटेड लाइन जो है वो फॉल करवानी है। ये डॉटेड लाइन इस ए पर जो होगी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। जिस तरह आपने लास्ट वाले लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फाइंड किए थे ना, सेम उसी तरह यहाँ पे भी है। ये अब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब हमने इस बी वेक्टर का ना प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए पर, यानी कि बी वेक्टर का ए पर क्या प्रोजेक्शन बन रहा है, क्या साया बन रहा है। तो जो ए पर यानी कि एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस पे जो उसका बी का जो प्रोजेक्शन बन रहा है ना, वो है बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लिखा हुआ है ना, ये असल में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। और आपने अभी पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में कि बी का यानी किसी भी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है ना, वो कॉस थीटा के बराबर होता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे बी वेक्टर है ना, तो इस बी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए डॉट बी इज इक्वल है ए इज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की जगह पे आपने बी कॉस थीटा पुट कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने बी डॉट ए फाइंड करना है तो क्या होगा, बी वेक्टर स्टार्ट में आ जाएगा पहले, यानी कि ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है इनटू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या है, यानी कि इस वेक्टर ए का बी पर जो प्रोजेक्शन बन रहा है। तो बी जो है, या हमने अभी हमारे पास कौन सा एक्स एक्सिस की टर्म में आएगा ना, तो एक्स एक्सिस के टर्म में यानी कि बी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हमारे पास आएगा ए कोस थीटा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ए बी कोस थीटा। अब आपने देखना है, देखा था ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए, तो उनमें उनका जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जो आ रहा है, उनका प्रोडक्ट ए बी कोस थीटा दोनों में सेम आ रहा है। तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास ना ये जो है, ये भी कौन सी डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब इसमें फैक्टर जो है वो मैटर नहीं कर रहा, चाहे आप ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों में आंसर सेम आता है। सबसे आप हम इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो इस एग्जांपल है ना, वो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वर्क डन। तो वर्क आपको पता है, वर्क डन जो है वो हमारे पास इज इक्वल है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनटू डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि आपने ना पीछे अपनी मैट्रिक में पढ़ा वर्क डन इज इक्वल एफ डॉट डी। तो ये क्या होता है, देखो आपने दो वेक्टर्स को, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट डी यानी कि वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने इन दो वेक्टर क्वांटिटी को जब आपने डॉट लिया, मतलब इनका प्रोडक्ट फाइंड किया, तो आपके पास वर्क डन आ गया। वर्क डन इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एफ जो है, एफ कॉस थीटा जो है, यहाँ पे लिखा होगा कि ये जो एफ है ना, ये एफ का कंपोनेंट है एक्स, वो क्या है एफ कॉस थीटा, और डी जो है ये मैग्नीट्यूड है। तो आपके पास आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। इसी तरह पावर जो है वो भी आपके पास जो है एक स्केलर क्वांटिटी एफ डॉट वी इज इक्वल है एफ वी कॉस थीटा। आपने पढ़ा आपके पास पावर इज इक्वल होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क यानी कि डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। तो आपने इसी से ना
जब W आपको पता W किसके बराबर होता है, F डॉट D, तो F एज इट इज़ और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपके पास होता है वेलोसिटी। तो इस तरह F डॉट V, यानी कि आपके पास पावर के 2 फार्मूले आ गए हैं, ठीक है। तो आपके पास पावर भी जो है वो क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट की हमारे पास एग्जाम्पल है। और भी इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आप जितनी चाहे मर्जी एग्जाम्पल्स इसमें से कर सकती हैं। अब हम ना इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को। तो फर्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह हमने पढ़ा ना अभी, हमने एक डॉट बी इज इक्वल है ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए जो है वो भी बी ए कॉस थीटा के होता है ना। बी ए जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, आपने याद रखना है कॉस थीटा के साथ जो बी ए लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड है किसकी, बी और ए की, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है। तो हमारे पास ये भी आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल है बी डॉट ए। अगर आप ए डॉट बी फाइंड करते हो या बी डॉट ए फाइंड करते हो तो इसके ऑर्डर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट्स मीन्स इन ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज़ इन इलेवेंट, यानी कि ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, दूसरे हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो आपको पता है परपेंडिकुलर में हमारे पास हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए ज़रा, ये वेक्टर ए आपके सामने ड्रा किया हुआ है और ये वेक्टर बी ड्रा किया हुआ है। अब आपने देखना है कि देखिए ये परपेंडिकुलर वेक्टर में हमारे पास एंगल होता है 90 डिग्री। जब आप दो वेक्टर को ए डॉट बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो आपने ना सिर्फ एंगल याद रखना है, ए बी दो परपेंडिकुलर वेक्टर में आगे पास दोनों वेक्टर के दरम्यान 90 डिग्री का एंगल बढ़ा ना, तो आपने थीटा की जगह 90 पुट कर देना है। तो कोस 90 आपने याद रखना है, आपके कैलकुलेटर पे भी आ जाएगा। कोस 90 की वैल्यू हमारे पास होता है 0। जब आप 0 को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना, तो ए डॉट बी इज इक्वल है 0 आ गया। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेलल एंड द एंटी पैरेलल वेक्टर, और ये हमारे पास आपके पास दो पैरेलल वेक्टर ड्रा किए हैं, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इन दो पैरेलल वेक्टर के दरम्यान एंगल 0 होता है ना, पैरेलल वेक्टर्स के दरम्यान एंगल 0 होता है, तो अपने थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर देना है। तो ए डॉट बी इज इक्वल है ए बी कोस 0, कोस 0 की वैल्यू आपके पास होती है 1। तो अब ए बी को वहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा। ए बी आपके पास कहीं मैग्नीट्यूड है और ए डॉट बी आपके पास एक वेक्टर जैसे कि डार्क करके लिखे हुए हैं। तो आपने इसको ना उसके ऊपर जो है वो या तो डार्क करके लिख लें, बोल्ड करके, यहाँ पे ऊपर ना पर वो लगा दें एरो का निशान फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर में आपके पास जो एंगल है वो 180 होता है। ए वेक्टर की साइड होती है लेफ्ट और ए की राइट। ये ना एंटी पैरेलल की डायग्राम है आपके पास। एंटी पैरेलल वेक्टर में आपने 180 एंगल याद रखना है। कोस 180 आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी आपके पास। तो आपके पास कोस 180 -1 है। -1 को जब आप ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी आएगा। तो ये क्या है आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नेगेटिव मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है, अब हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो यानी कि वेक्टर ए का अपने ही साथ जो अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना तो एंगल क्या होगा 0, यानी कि वेक्टर ए का अपने ही साथ जो एंगल है वो 0 होता है। तो कोस 0 आपके पास क्या होता है 1, और जब आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ना आपने वेक्टर ए को ना उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख लेना है। तो आपके पास वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे ए एक्स आई, ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। ये जो आई जे की है ना, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है जो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। यानी कि ये जो आई यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के जो है आपके पास है यूनिट वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, और आप इसके ऊपर कैप से इसको नोट करोगे। वेक्टर बी को भी आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख दिया। वेक्टर बी इज इक्वल है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे भी आई जे और के जो है वो यूनिट वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड 1 है। अब ए डॉट बी हमने फाइंड करना है, तो आपने ए वेक्टर की जो है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख लेनी है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट, और बी के भी आपने लिख लेनी है। तो वहाँ के पास आ जाएंगे ए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। थोड़ा सा हमने इनका अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जिस तरह ये वाला ए एक्स आई फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट फैक्टर का पहला डिजिट है ना, तो आपने पहले को ना ये बी के साथ, फिर बी एक्स आई के साथ, बी वाई जे के साथ और बी जी के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए सर यहाँ ऐसे आपने करना है। ए एक्स को जब आप बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई आ जाएगा, प्लस ए बी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट जे आ जाएगा, प्लस ए एक्स को जब आप बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट के आ जाएगा, प्लस इसी तरह आप अपने पहले फैक्टर के दूसरे टर्म को सेकंड सारे फैक्टर के साथ 1/1 सेकंड फैक्टर के हर टर्म के साथ 1/1 मल्टीप्लाई कराना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा
ए वाई को आज जब आप करोगे बी एक्स के साथ तो मल्टीप्लाई इंटू जे डॉट आई यूनिट वेक्टर आएगा। फिर आपने ए वाई इंटू बी वाई को मल्टीप्लाई कराएगा तो आपके पास जे डॉट जे आ जाएगा यूनिट वेक्टर, प्लस ए वाई इंटू बी जी को आपने मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जे डॉट के। अब लास्ट वाले को भी आपने ना फर्स्ट फैक्टर के थर्ड टर्म को आपने मल्टीप्लाई कराना है तो आपके पास इस तरह आ जाएगा ए जी इंटू बी एक्स इंटू के डॉट आई प्लस ए जी बी वाई इंटू जे डॉट के प्लस ए जी बी जी इंटू के डॉट ए। अब ना यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा आई डॉट आई जो है ना हमारे पास इक्वल होता है आई यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर। हम अभी पढ़ा कि वेक्टर का अपनी ही साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना उसमें एंगल 0 होता है ना, तो cos 0 जो आप थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1 है और यूनिट वेक्टर आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है। आई 1.1 इंटू cos 0 1 आई डॉट आई आपके पास 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर का अपने ही साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। आई डॉट आई भी 1 है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 है। अब इसमें जो लिखा होगा ना आई डॉट आई और आपको जहाँ जहाँ पे नजर आ रहा है आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के आपने इसकी जगह पे 1 1 पुट कर देना है। अब बाकी सारे जो यूनिट वेक्टर यानी कि आई डॉट जे जो है या आई डॉट की है, मैं आपको फर्स्ट वाला आई डॉट जे वाला सोल्व करके बताती हूँ। आई डॉट जे हमारे पास इक्वल है यूनिट वेक्टर आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा। अब देखिए सर आई का जे के साथ ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आई जे के होता है ना ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री। आई का जे के साथ जो एंगल होता है ना जे का जो के साथ एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है ना। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का भी मैग्नीट्यूड 1 और कोस 90 हमारे पास होता है 0। जब आप 0 की इस मर्जी डीजे के साथ मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। तो आई डॉट जे भी 0 आ जाएगा, आई डॉट के भी 0 आ जाएगा इसमें माने, और जे डॉट आई भी 0 जे डॉट के, यानी कि इसके अलावा आपको जितनी भी टर्म आई है ना चाहे वो आई डॉट जे है आई डॉट के है के डॉट आई है के डॉट जे डॉट के है, ये सारी 0 के बराबर होंगे। ये आपने एक आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, आपने इस टेबल को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। आई डॉट आई 1 आई डॉट बाकी इसके साथ जिस तरह मर्जी आप मल्टीप्लाई करो, आई डॉट जे करो 0 आ जाएगा, आई डॉट के 0 आ जाएगा, जे डॉट आई करोगे 0 आ जाएगा, जे डॉट आप करोगे ना जे डॉट जे 1 और जे डॉट के 1 अपने अच्छे तरीके से इस टेबल को पढ़ लेना है। ए डॉट बी के पास निकलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए सी बी जी। अब हमारे पास ना ए डॉट बी जो है ना ए डॉट बी वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा आई डॉट बी की जो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, डेफिनेशन के बाद जो फॉर्मूला पढ़ा था वो आप यहाँ पे लिखे पुट कर दी वैल्यू। आई डॉट बी हमारे पास होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपने ना कॉस थीटा को अपनी जगह पे रहने देना है, ए बी को, यानी कि ए बी हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना तो इसकी आपको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाए तो डिनोमिनेटर के नीचे जाके यहाँ पे मतलब डिनोमिनेटर के नीचे चला जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ए बी। ये हमारे पास आ गया है इसका डॉट प्रोडक्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि टेबल्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यूनिट वेक्टर्स कहाँ पे 0 और कहाँ पे 1 होगा इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और आई होप सो कि आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।